ललित नारायण मिश्र आज़ाद भारत के पहले कैबिनेट मंत्री जिनकी हत्या कर दी गई थी। उनके मौत की तारीख थी 3 जनवरी 1975। उन पर एक दिन पहले 2 जनवरी को बम फेंका गया था। जगह थी समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3। घटना के समय ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म था जहां अब उनकी समाधि बनी है। ललित नारायण मिश्र का जन्म मिथिला में हुआ था, सहरसा जिले के बलुआ बाजार में। मिथिला में ललित नारायण मिश्र अपने पूरे नाम से नहीं पुकारे जाते थे। वहाँ आज भी उनका जिक्र ललित बाबू कहकर ही होता है। लोग कहते हैं ललित बाबू बेवक्त न मरे होते तो बिहार आज बहुत आगे होता। लोग कहते हैं वो जिंदा होते तो प्रधानमंत्री बन जाते। इंदिरा गांधी भी उन्हें पीएम बनने से रोक नहीं पाती। कहने को तो यह भी है कि अगर ललित बाबू जिंदा होते तो जेपी कभी इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन शुरू ही ना करते। यह बात सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। लोग कहते हैं ललित बाबू की लोकप्रियता और उनके बढ़ते कद से इंदिरा गांधी घबरा गई थी। उन्हें लगा कि ये शख्स शायद उनके सिंहासन के लिए चुनौती बन सकता है। वैसे भी वो वक्त इंदिरा गांधी के लिए थोड़ा मुश्किल था। चीज़ें धीरे धीरे उनके हाथ से निकलने लगी थी। आयरन लेडी की चुनौती बढ़ रही थी। लोगों की बात कही में जिक्र होता है कि ललित बाबू को और किसी ने नहीं, इंदिरा गांधी ने मरवाया था ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। ललित नारायण मिश्र इंदिरा गांधी और संजय गांधी के करीबी थे। उनकी जयप्रकाश नारायण से भी काफ़ी नज़दीकियां थी। पिछले कुछ अरसे से इंदिरा गांधी और जेपी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। इंदिरा के कामकाज के तरीके से जयप्रकाश नारायण नाखुश थे। मतभेद इतने बढ़ गए थे कि पटना मुश्किल लग रहा था। इससे पहले भी कुछ मौक़ों पर ऐसा हो चुका था। कहते हैं कि ऐसे तमाम मौक़ों पर ललित बाबू उन दोनों के बीच की संवादहीनता को पाटने में बड़ी भूमिका निभाते थे। बोलने वाले बोलते हैं कि जब ललित बाबू की हत्या कराई गई थी तब भी वो इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बीच चीज़ें ठीक कराने की कोशिश में जुटे थे। कुछ दिन बाद उनकी जयप्रकाश नारायण से मुलाकात होने वाली थी। ये भी कहा जाता है कि अगर ये मुलाकात हो जाती तो आज जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी की बीच की दूरियां कम हो जाती और जेपी आंदोलन न शुरू करते। मगर ललित बाबू की हत्या के कारण ये सब नहीं हो सका। तो आइए जानते हैं ललित नारायण मिश्र के जीवन के बारे में। आज भी उनकी हत्या की गुत्थी अनसुलझी है। ललित नारायण मिश्र का जन्म 2 फरवरी 1923 को सहरसा जिले के बसनपट्टी गांव में हुआ था। वो मिथिला समेत देश के कदावर कांग्रेस नेताओं में से एक थे। ललित नारायण मिश्र की हत्या 3 जनवरी 1975 को समस्तीपुर में बम विस्फोट में मौत हो गई थी। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यह घटना हुई थी। ललित बाबू को अपनी मातृभाषा मैथिली से अगाध प्रेम था। मैथिली की साहित्यिक संपन्नता और विशिष्टता को देखते हुए 1963-64 में ललित नारायण मिश्र की पहल पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार में भारतीय भाषाओं की सूची में सम्मिलित किया। अब मैथिली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में चयनित विषयों की सूची में भी सम्मिलित है। ललित बाबू पिछड़े बिहार को राष्ट्रीय मुख्यधारा के समकक्ष लाने के लिए सदा कटिबद्ध रहे। उन्होंने अपनी कर्मभूमि मिथिलांचल की राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए पूरी तन्मयता से प्रयास किया। विदेश व्यापार मंत्री के रूप में उन्होंने बाढ़ नियंत्रण एवं कोशी योजना में पश्चिमी नहर के निर्माण के लिए नेपाल भारत समझौता कराया था। उन्होंने मिथिला चित्रकला को देश विदेश में प्रचलित कर उसकी अलग पहचान बनाई थी। मिथिलांचल के विकास की कड़ी में ही ललित बाबू ने लखनऊ से असम तक लेटरल रोड की मंजूरी कराई थी, जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा होते हुए फारबिसगंज तक की दूरी के लिए स्वीकृत हुई थी। रेल मंत्री के रूप में मिथिलांचल के पिछड़े क्षेत्रों में झंझारपुर लौकहा रेल लाइन, भपटियाही से फारबिसगंज रेल लाइन जैसी 36 रेल योजनाओं के सर्वेक्षण की स्वीकृति उनकी कार्य क्षमता, दूरदर्शिता और विकासशीलता के ज्वलंत उदाहरण है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर उनकी मौत की वजह आज भी क्यों अनसुलझी है। वो तारीख थी 2 जनवरी 1975 की। जगह समस्तीपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा को समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच बड़ी लाइन का उद्घाटन करना था। वक्त शाम का था। तय समय पर ललित बाबू स्टेशन पहुंच गए।
छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र भी साथी थे। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ एमएलसी भी मंच पर ही थे। ललित नारायण मिश्र ने रेलवे की उपलब्धियां गिनाते हुए अपना भाषण पूरा किया। वो मंच से नीचे उतर ही रहे थे कि अचानक भीड़ में से एक शख्स ने उनकी तरफ बम फेंक दिया। जोर का धमाका हुआ और जब धुआं छटा तो ललित नारायण मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा, विधान पार्षद सूर्य नारायण झा समेत 29 लोग जख्मी हो चुके थे। घटना में ललित बाबू बुरी तरह से जख्मी हुए थे। उन्हें तत्काल इलाज की आवश्यकता थी, लेकिन निकटवर्ती दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल DMCS ले जाने के बदले उन्हें ट्रेन से पटना के दानापुर रेलवे अस्पताल, दानापुर रेलवे हॉस्पिटल ले जाया गया। हद तो यह हो गई कि अंतिम सांसें ले रहे रेल मंत्री के इलाज के लिए ले जाती उनकी ही ट्रेन करीब 7 घंटे लेट हो गई। इस कारण इलाज के अभाव में 3 जनवरी को उनकी मौत हो गई। ट्रेन के लेट हो जाने के कारण ललित बाबू के समर्थक इस घटना के पीछे किसी बड़ी राजनीतिक साजिश की आशंका जता रहे हैं। उनका मानना है कि इस मर्डर मिस्ट्री के कई राज आज भी बेपर्द होने बाकी हैं। इस हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। किसी को उम्मीद तक नहीं थी कि राज्य में इस तरह से सरेआम रेल मंत्री की हत्या कर दी जाएगी, और वो भी उनके गृह जिले के बगल में ही। ललित नारायण मिश्र की मौत कोई आम घटना नहीं थी। वह न केवल ताकतवर नेता थे बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे। आनन फानन में जांच CBI के हवाले की गई। बिहार CID को भी जांच में CBI की मदद करने के लिए कहा गया। कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। CBI के मुताबिक आनंद मार्ग के मुखिया नेता आनंद मूर्ति की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए ये सब साजिश रची गई थी, लेकिन खुद ललित नारायण मिश्र के परिवार वालों ने CBI जांच पर शक करना शुरू कर दिया। वारदात में मारे गए ललित नारायण मिश्र की पत्नी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान कर दिया कि उनके पति की हत्या के पीछे आनंद मार्गियों का हाथ नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक हत्या है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि आनंद मार्गियों को गिरफ्तार करने से पहले CBI ने फरवरी में ही कुछ और लोगों को भी ललित नारायण मिश्र की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। CBI ने 3 फरवरी 1975 को अरुण कुमार मिश्र नाम के शख्स को सबसे पहले ललित नारायण मिश्र के हत्याकांड में गिरफ्तार किया था, और अरुण कुमार मिश्र की निशानदेही पर उनके एक साथी अरुण कुमार ठाकुर को भी 2 दिन बाद यानी 5 फरवरी 1975 को गिरफ्तार किया गया था। अरुण कुमार ठाकुर ने अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि धमाके के लिए उसे पैसों का लालच दिया गया था और किसी झा बॉस से मिलवाने की बात हुई थी। अरुण कुमार ने कोर्ट में अपने दिए बयान में कहा कि 30 दिसंबर 1974 को अरुण कुमार मिश्र ने उनको बताया कि ललित नारायण मिश्र की समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर होने वाली सभा में बम फेंकना है। इस काम के लिए बॉस झा पैसे देंगे। अरुण कुमार मिश्र ने यह भी बताया कि बॉस झा 2 जनवरी को आएंगे, तब वो उसे बॉस झा से मिलवा देंगे। इसके बाद मिश्र और ठाकुर अपने एक साथी शिव वर्मा के साथ 3 हैंड ग्रेनेड लेकर 2 जनवरी को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। बाद में CID की तफ्तीश के दौरान यह भी पता चला कि जिस बॉस झा का नाम मामले का आरोपित अरुण कुमार मिश्र ले रहा था, और दरअसल बिहार के ही MLC रामविलास झा थे। अरुण ने यह भी बताया कि रामविलास झा और ललित नारायण मिश्र के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्हें खटास आ गई और रामविलास झा ललित बाबू से नफरत करने लगे। बिहार के आपराधिक जांच विभाग CID के अधिकारियों ने समस्तीपुर के तत्कालीन जेलर SA रहमान को अरुण मिश्र से दोस्ती करने और पूरी कहानी जानने के लिए राजी किया। रहमान ने गुप्त रूप से अरुण मिश्र के साथ एक बातचीत को टेप रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने बॉस की पहचान रामविलास झा के रूप में की और कहा कि उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री एलन मिश्र को मारने के लिए 20,000 रुपये देने का वादा किया था। लेकिन क्या एक MLC एक रेल मंत्री को अपनी साजिश का शिकार बना सकता है? जब बिहार CID ने मामले की तफ्तीश को और आगे बढ़ाया तो सामने आया यशपाल कपूर का नाम। यशपाल कपूर उस वक्त इंदिरा गांधी के OSD थे। CBI की जांच से उस वक्त के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर भी संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपने जाने माने वकील तारकुंडे से इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा। तारकुंडे ने अपनी रिपोर्ट में न केवल यशपाल कपूर पर शक जताया, बल्कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भी इस मामले में ज़्यादा रुचि दिखाने पर सवाल खड़े किए। हालांकि इंदिरा गांधी ने रहमान के बयान में कुछ खास रुचि नहीं दिखाई। इस मामले में इंदिरा गांधी की भूमिका पर भी कई सवाल उठे। कुछ महीनों बाद CBI ने भी पलटी मारी और कहा कि उनके पास अरुण ठाकुर और अरुण मिश्र के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है।
यहाँ भी पेच है क्योंकि एक चश्मदीद शंकर शाह का बयान आया है कि दोनों अरुण न केवल मौकाए वारदात पर मौजूद थे बल्कि उसमें दोनों को भागते हुए देखा गया था। कत्ल का केस होने के बाद ललित नारायण मिश्र का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। यह भी साफ नहीं हुआ कि घायल होने के बाद एलन मिश्र को अस्पताल पहुंचाने में इतना वक्त क्यों लगा। जानकार इन दोनों बातों को केस कमजोर करने की एक बड़ी कड़ी मानते हैं। सालों बाद आज भी इस हत्याकांड की गुत्थी उलझी हुई है। 39 साल बाद कोर्ट का फैसला आया तो जरूर, लेकिन ललित बाबू के घर वाले इस फैसले से सहमत नहीं हुए। 2014 में सेशन कोर्ट ने रंजन द्विवेदी, संतोषानंद, सुदेवानंद और गोपाल जी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील तक हुई। 2015 में आरोपी जमानत पर छूट गए, लेकिन ललित बाबू के परिवार ने हर बार यही कहा कि जिनको सजा हुई वो दोषी थे ही नहीं। इस हत्याकांड की वजह पर वैसे तो कई तरह की चर्चा है, लेकिन एक बात यह है जो इन चर्चाओं में समान है और वो है ललित बाबू का कद इतना बढ़ गया था कि उनसे उनकी पार्टी के कदावर नेता भी घबराने लगे थे। ललित बाबू मिथिलांचल के अलावा राज्य में भी लोकप्रियता की सीढ़ी चढ़ने जा रहे थे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उनका बढ़ता कद ही उनकी जान का दुश्मन बन गया, लेकिन सच क्या है ये किसी को नहीं पता। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।